गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग अपने अपना लिम्ब सीरीज में एक नया टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट्स, यानी 3 जॉइंट्स आते हैं। एक आता है शोल्डर जॉइंट, उसके बाद फिर एल्बो जॉइंट, उसके बाद फिर आता है व्रिस्ट जॉइंट और कई सारे जॉइंट होते हैं जैसे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं शोल्डर जॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और 10 नंबर में पूछता है हमेशा। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में हमेशा एक जॉइंट आता है, एक अपर लिम्ब से जॉइंट आएगा और सेकंड पेपर में एक लोअर लिम्ब से जॉइंट आएगा, जो कि 10 मार्क्स में आता है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है, दिस इज साइनोवियल जॉइंट ऑफ बॉल एंड सॉकेट वेराइटी। साइनोवियल जॉइंट का मतलब होता है इसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। तो ऐसे जॉइंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट देना रहता है, बॉडी उस पर मूवमेंट पे ही आधारित रहती है कि उसी के मूवमेंट के कारण ही हमारा सारा का सारा लोकोमोशन होगा। तो वहाँ पे कौन सी जॉइंट दी जाती है? साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होना होता है, जैसे सूचर होते हैं जो हमारे ब्रेन के, यानी कि हमारी जो क्रेनियल कैविटी होती है उसके जो सूचर होते हैं उसमें फाइब्रस जॉइंट होता है। इसका मतलब वहाँ पे कोई भी जो मूवमेंट नहीं होता। तो यहाँ पे कौन सा मूवमेंट, कौन सा जॉइंट होगा? साइनोवियल जॉइंट जो कि किस वेराइटी का होगा? बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट का मतलब होता है कि ऐसा कुछ सॉकेट टाइप का रहेगा, इसमें जाके ये फिट होंगे और ऐसे ऐसे मूवमेंट करेंगे। इसे क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट। मान लो अगर ये पेन है और ये क्या है? सॉकेट है, तो यहाँ पे जाके ये पेन फिट रहेगा और ये ऐसे मूवमेंट करेगा, तो इसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। जो कि सर्कमडक्शन भी दे सकता है। सर्कमडक्शन का मतलब होता है कि पूरा एक चक्री ऐसे घुमा देना। जैसे बॉलिंग करते हैं ना बॉलर लोग, तो अपने हाथ को पूरी तरह से घुमाते हैं, उसी मोशन को, उसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं? सर्कमडक्शन। सबसे पहले इसमें देखते हैं आर्टिकुलर सरफेस। जो आर्टिकुलर सरफेस होता है यानी कि कौन कौन सी बोन आके इसको फॉर्म करती है, क्या क्या इसमें आके जुड़ता है। तो इसमें 3 चीज़ें आके जुड़ती हैं, सॉरी 2 चीज़ें आके जुड़ती हैं। एक होता है स्कैपुला, दूसरा होता है हेड ऑफ ह्यूमरस। अगर आप इस फिगर में देखें तो मैं आपको दिखाऊं, ये क्या है? हेड ऑफ ह्यूमरस, और पीछे से इधर आके क्या जुड़ रहा है? स्कैपुला। ये जुड़ रहा है स्कैपुला और ये जुड़ रहा है ह्यूमरस। तो इसी जॉइंट को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं शोल्डर जॉइंट। ये हो गया अपना शोल्डर जॉइंट। अगर मैं इसको कट कर दूं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, हाँ, इसको अगर मैं कट करूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक कैविटी, जिसे बोलते हैं हम लोग ग्लिनाइड कैविटी। इस कैविटी को क्या बोलते हैं? ग्लिनाइड कैविटी बोलते हैं। और फिर से अगर इसमें ह्यूमरस आके ऐसे लग जाता है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपका कौन सा जॉइंट हो गया? ये शोल्डर जॉइंट, जो किस वैरायटी का होता है गाइस? साइनोवियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का। तो इसमें आर्टिकुलर सरफेस में क्या क्या आके जुड़ते हैं? स्कैपुला और हेड ऑफ ह्यूमरस। उसके बाद ये जो जॉइंट होता है ना, ये स्ट्रक्चरली क्या होता है? वीक होता है। वीक का मतलब कमज़ोर होता है। ये मतलब कि ये डिसलोकेट आसानी से हो जाता है, मतलब अपनी जगह से आसानी से खिसक जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरली इज अ वीक जॉइंट बिटवीन द ग्लिनाइड कैविटी इज टू स्मॉल। क्योंकि जो ग्लिनाइड कैविटी अभी मैंने दिखाया ना ब्लू कलर से, वो क्या होती है? स्मॉल होती है। इसके कारण जो ह्यूमरस उसमें प्लेस होता है वो आसानी से क्या हो जाता है? डिसलोकेट हो जाता है, इसलिए इसको वीक जॉइंट बोलते हैं, स्ट्रक्चरली वीक जॉइंट। उसके बाद बात करें अगर, हाउएवर दिस अरेंजमेंट परमिट ग्रेट मोबिलिटी। और ये जो अरेंजमेंट होता है, जो कि थोड़ा सा ही स्मॉल कैविटी है, वो जो अरेंजमेंट हुआ है शोल्डर जॉइंट का, जिसके कारण इसमें हाथ में क्या मिलती है? हमको ग्रेट मोबिलिटी मिलती है। इसीलिए बॉलर बॉलिंग कर पाते हैं और सारे मूवमेंट, हाथ के जो भी मूवमेंट होते हैं सब में ग्रेट मोबिलिटी मिलती है। इतना तो यहाँ पे नहीं मिलता हिप जॉइंट में जितना हमको शोल्डर जॉइंट में मोबिलिटी मिलती है। उसके बाद ये रहा आपका फिगर, ये आपका स्कैपुला है, ये आपका क्लेविकल है। इसको थोड़ा सा अगर जूम कर दिया जाए तो ये इसका स्कैपुला हो गया, ये क्लेविकल हो गया। यहाँ पे आके ह्यूमरस क्या होता है? जुड़ता है। उसके बाद इसके चारों तरफ बरसा होते हैं जो इसको क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। उनको क्या बोलते हैं? हम लोग बरसा बोलते हैं। तो बहुत सारे बरसा होते हैं जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, उसके ऊपर से सारे मसल्स लगे होते हैं। उसके बाद जो हमारा शोल्डर जॉइंट है उसकी स्टेबिलिटी, जो हमारा स्टेबल है शोल्डर जॉइंट हमारे हाथ में लगा हुआ है, उसको मेंटेन कौन करता है? मतलब वो कैसे मेंटेन करी जा रही है स्टेबिलिटी, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाएगा कोरेको एक्रोमियल आर्च और सेकेंडरी सॉकेट फॉर द हेड ऑफ ह्यूमरस। हेड ऑफ ह्यूमरस के लिए एक सेकेंडरी सॉकेट होता है और एक कोरेको एक्रोमियल आर्च होता है। वो दोनों मिल के क्या करते हैं? इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आ गया मस्कुलर टेंडिनस कफ और आप शोल्डर जॉइंट। मस्कुलर टेंडिनस कफ को रोटेटर कफ भी बोलते हैं। ये जो कफ होता है ना, इसको मैं एक लेक्चर अलग से लूँगा रोटेटर कफ के लिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी इसको क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ गया ग्लिनाइड लैब्रम। ग्लिनाइड लैब्रम अगर मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पे जो है ये ग्लिनाइड फोसा होता है, जो कि स्कैपुला के अंदर होता है, ब्लू वाला। वहीं पे क्या होता है? ग्लिनाइड लैब्रम। अगर फिगर से आप देखेंगे तो, अगर मैं इसको कट करूँ तो फिगर से आप देखेंगे तो ये जो है अपना क्या है? ये है आपका ग्लिनाइड लैब्रम। ये जो दिख रहा है, ये ग्लिनाइड फोसा दिख रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप का ग्लिनाइड फोसा दिख रहा होगा, इसे क्या बोलते हैं? वहाँ पे कुछ लिगामेंट जुड़े होते हैं जिसको बोलते हैं ग्लिनाइड लैब्रम। ग्लिनाइड लैब्रम एक प्रकार का लिगामेंट होता है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो स्टेबलाइज जॉइंट, मतलब जो हमारा एटमॉस्फियर होता है उसका जो प्रेशर होता है वो भी इस जॉइंट को क्या करता है? स्टेबल बना के रखता है। उसके बाद हम लोग बात करें अगर शोल्डर जॉइंट में
आगे बढ़े तो सबसे पहले आता है लिगामेंट। लिगामेंट देखो लिखना जरूरी होता है गाइज, कभी कभी तो लिगामेंट को डिटेल में भी पूछ लिया जाता है 5 नंबर में, तो लिगामेंट आपको देखना ही पड़ेगा। तो लिगामेंट में 4 लिगामेंट आते हैं। कैप्सुलर लिगामेंट, कोई भी जॉइंट हो हर जगह कैप्सुलर लिगामेंट आएगा। कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, और एक आता है ग्लिनाइड लेब्रम, जो कि भी जस्ट पहले मैंने बात करी। तो कितने लिगामेंट आते हैं? 4। CCTG, क्या CCTG, कैप्सुलर लिगामेंट, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट और ग्लिनाइड लेब्रम। और यहाँ पे ये चारों लिगामेंट मैंने यहाँ पे दिखा दिए अच्छे से। ये क्या होती है आपकी स्कैपुला में ग्लिनाइड लेब्रम, उसके बाद ये कैप्सूल आप शोल्डर जॉइंट पूरा बनाता है। उसके बाद ये टेंडन ऑफ लॉन्ग, ये कौन सा, ये क्या है? टेंडन है, वो भी कौन सी? लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी की, जो कि साइनोवियल से बनाती है। उसके बाद ये क्या आ जाएगा? ग्रेटर ट्यूबरकल, और इधर क्या आ जाएगा अपना? लेसर ट्यूबरकल। उसके बाद ये क्या है? इन्फीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, और ये क्या है? मिडिल ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। और इधर क्या है आपका? ये है इंटर ट्यूबुलर सल्कस, और ये क्या हो गया आपका? यहाँ पे एक छोटा सा लिगामेंट होता है जो कि लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल को ऐड करता है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। तो इतने लिगामेंट आ जाते हैं आपके। उसके बाद आता है बर्सा। बर्सा का मतलब होता है कि जो जॉइंट को क्या करते हैं? सपोर्ट प्रदान करते हैं, जॉइंट में मूवमेंट के टाइम पे फ्रिक्शन से बचाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? बर्सा। बर्सा एक प्रकार के बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें 3 बर्सा आते हैं, सब एक्रोमियल बर्सा, सब स्कैपुलरिस बर्सा और इंफ्रास्पाइनेटिस बर्सा। कौन सा? ESSI, सब एक्रोमियल बर्सा, सब स्कैपुलरिस बर्सा और इंफ्रास्पाइनेटिस बर्सा। उसके बाद कुछ अदर बर्सा भी पाए जाते हैं, जैसे कोरेको ब्रैकियालिस, टेरिस मेजर, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, लैटिसमस डॉर्सी एंड कोरेको कोरकॉइड प्रोसेस, ये सब बर्सा भी पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग रिलेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। अगर रिलेशन की बात करूँ तो सुपीरियरली यानी ऊपर की बात करूँ तो ऊपर क्या है? कोरेको एक्रोमियल आर्च है, सब एक्रोमियल बर्सा है और डेल्टॉइड सुप्रा स्पाइनेटस है। क्या क्या है? कोरेको एक्रोमियल आर्च, सब एक्रोमियल बर्सा और डेल्टॉइड एंड सुप्रा स्पाइनेटस। तो इतने मसल्स कहाँ आते हैं? ऊपर आते हैं। एक बर्सा आता है, सब एक्रोमियल बर्सा, एक आर्च आता है कोरेको एक्रोमियल आर्च, और 2 मसल्स डेल्टॉइड एंड सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ तो आ जाता है आपका इन्फीरियर यानी नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ क्या है? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। नीचे क्या होता है? ट्राइसेप्स मसल होती है आपकी, तो उसका जो लॉन्ग हेड होता है वो होता है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। और एंटीरियर यानी अगर मैं आगे की बात करूँ तो उसमें क्या क्या आता है? सब स्कैपुलरिस, कोरेको ब्रैकियालिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स और उसके बाद डेल्टॉइड मसल्स। तो 4 मसल्स आते हैं एंटीरियर में। क्या क्या? सब स्कैपुलरिस, कोरेको ब्रैकियालिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स एंड डेल्टॉइड मसल्स। इतने मसल्स आते हैं कहाँ पे? एंटीरियर में। अगर पोस्टीरियर की बात करूँ तो इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और डेल्टॉइड, 3 मसल्स हैं, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और डेल्टॉइड। ठीक। उसके बाद अगर जॉइंट के अंदर की बात करूँ तो जॉइंट के अंदर में क्या क्या है तो वो बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकी। क्या लिखेंगे गाइस? टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकी। ठीक, बाइसेप्स ब्रैकी की लॉन्ग हेड की जो टेंडन होती है वो जॉइंट के अंदर से जाती है। उसके बाद इसमें अगर ब्लड सप्लाई देखें तो जस्ट हमने एक्सिलरी आर्टरी में बताया था कि एक्सिलरी आर्टरी के 2 ब्रांच, इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये दोनों सप्लाई देती हैं। और एक तीसरी आर्टरी है सब स्केपुलर आर्टरी। उसके बाद अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो एक्जिला के बिल्कुल पास में प्रेजेंट है तो क्या आएगा? एक्सिलरी नर्व, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व और सुप्रा स्केपुलर नर्व। एक्सिलरी नर्व मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है आपको, तो इसमें 3 नर्व आएंगे, एक्सिलरी नर्व, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व और सुप्रा स्केपुलर नर्व। उसके बाद आएगा आपका मूवमेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो मूवमेंट कौन कौन से होते हैं? मूवमेंट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। मूवमेंट होते हैं आपके फ्लेक्जन एंड एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, और उसके बाद आता है मीडियल रोटेशन, और उसके बाद आता है सर्कमडक्शन। तो मूवमेंट के लिए हम लोग पहले यहाँ समझते हैं फ्लेक्जन। फ्लेक्जन का मतलब क्या होता है? अपना जो हाथ होता है वो कहाँ जा रहा है? आगे की ओर जा रहा है और बॉडी की ओर आ रहा है। कहाँ जा रहा है? देखिए अगर मैं ये हाथ अपना बना दूँ ये कहाँ जाएगा? आगे की ओर और बॉडी की ओर। इधर जाएगा आगे की ओर और बॉडी की ओर। तो अगर मैं इसको और क्लियरली समझाऊँ आपको तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर मान लो कि ये मेरा हैंड है तो ये कहाँ जाएगा? आगे की ओर जाएगा और मीडियल यानी बॉडी की ओर जाएगा अगर ये बॉडी हुई तो। और उसके बाद ये हो गया फ्लेक्जन। और एक्सटेंशन की बात करूँ तो ये कहाँ जाएगा? पीछे की ओर और बॉडी से दूर ये हो जाएगा। तो आप इस फिगर से समझे ये कहाँ जा रहा है? देखो ये यहाँ पे था, ये पॉइंट यहाँ पे था, लेकिन ये आगे भी गया है और बॉडी की ओर भी गया है। ये फॉरवर्ड और मीडियल गया तो इसको क्या बोलेंगे? फ्लेक्जन। और ये कहाँ गया? बैकवर्ड एंड लेटरल गया, यानी बैकवर्ड एंड लेटरल गया तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। अब देखो हाथ को दूर करना, हाथ को बॉडी से दूर करना, ऐसे ले जाना, बॉडी को ऐसे ले जाना, उसे क्या बोलते हैं? एबडक्शन। और बॉडी के पास लाना क्या कहलाता है? एडक्शन। आप याद कर सकते हैं बी से बाय और डी एड से ऐड करना, बॉडी की ओर जोड़ना यानी ऐड, एडिशन, तो क्या आएगा? एडक्शन। और बॉडी से बी से बाय, बाय का मतलब दूर जाना, तो ये कहाँ पे आएगा? एबडक्शन। उसके बाद आता है आपका मीडियल रोटेशन। अब अपने हाथ को ऐसे कर लीजिए और उसको बॉडी की ओर लाइए तो ये क्या हो गया? मीडियल रोटेशन। और अगर इसको दूर ले जाएंगे बॉडी की ओर, बॉडी से दूर, तो क्या हो जाएगा? लेटरल रोटेशन। और जो बॉलर होता है बॉलिंग करता है वो पूरा हाथ घुमा के करता है, या फिर वो पूरी एक चक्री जब घूम जाती है पूरे हाथ की तो उसे क्या बोलते हैं? सर्कमडक्शन। तो
यहाँ से हो गया आपका ये पूरा अपना मूवमेंट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये अपनी क्या होती है, शोल्डर जॉइंट, ये पूरी शोल्डर जॉइंट होती है। अब बाकी अगर मोमेंट को आपको अगर 3D एनिमेशन देखना है तो आप अपने स्क्रीन पे देखिए, बिल्कुल एक एक करके मैं मोमेंट आपको बताता हूँ। देखो ये जो मोमेंट हुआ ये क्या हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका फ्लेक्जन मोमेंट। कौन सा मोमेंट है, फ्लेक्जन मोमेंट। उसके बाद ये जो देखो बॉडी की फॉरवर्ड गया, बॉडी की ओर आया तो फ्लेक्जन। उसके बाद देखो पीछे जा रहा है और किधर जा रहा है, लेटरल जा रहा है तो एक्सटेंशन। ये हॉरिजॉन्टल फ्लेक्जन, यानी जब हाथ को क्या कर दिया हम लोग, हॉरिजॉन्टली रख दिए, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन, यानी हाथ हमारा कैसा है, हॉरिजॉन्टली। ये हो रहा है इंटरनल रोटेशन। उसके बाद फिर ये जो होगा ये क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन। तो यहाँ से हमारा जो लाइव होता है, मोमेंट होता है, ये हम लोग देख लिए, जिसमें कौन कौन सी मूवमेंट आती है, फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन और सरकमडक्शन। तो फ्लेक्जन का मतलब क्या होता है, आप अपने हाथ को फॉरवर्ड ले जाएं, आगे की ओर ले जाएं और बॉडी की ओर ले जाएं तो फ्लेक्जन, और पीछे ले जाएं और बॉडी से दूर ले जाएं तो आपका आ जाएगा एडक्शन, और अपने हाथ को ऐसे रख के बॉडी से पूरी तरह से दूर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, एबडक्शन, और बॉडी की ओर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, एडक्शन। उसके बाद मीडियल रोटेशन, अपने हाथ को ऐसे 90 डिग्री पे बेंड करके अगर छाती की ओर ले आएंगे, चेस्ट की ओर ले आएंगे तो मीडियल रोटेशन, और चेस्ट से दूर जाएंगे तो होगा लेटरल रोटेशन, और पूरी एक चक्री घुमा देंगे हाथ का या फिर बॉलिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका सरकमडक्शन। तो इतने मूवमेंट होते हैं शोल्डर जॉइंट में, तो ये आपको बिल्कुल लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये फिगर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना लिख देंगे। और अगर डीप पढ़ना है तो उसमें मसल्स भी कौन कौन सी मसल्स हेल्प कर रही है, कौन कौन से मूवमेंट, वो आप BT चौरसिया के बुक से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर डीप गया तो। उसके बाद आपका आ जाएगा अप्लाइड एनाटॉमी, क्योंकि जो स्ट्रक्चरली जो अपना जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट, वो क्या होता है, वीक होता है, इसलिए इसमें डिसलोकेशन बिल्कुल कॉमन होता है, बहुत आसानी से दिख जाता है डिसलोकेट होते हुए। डिसलोकेट का मतलब होता है कि जो लोकेशन उसकी फिक्स है शोल्डर जॉइंट की, वो वहाँ से क्या हो गया, खिसक गया। तो इसमें क्या होता है, शोल्डर जॉइंट इज मोर प्रॉन टू डिसलोकेट देन एनी अदर जॉइंट। दूसरे जॉइंट की तुलना में ये जॉइंट बहुत ही जल्दी डिसलोकेट हो जाता है, अपना स्थान जल्दी छोड़ देता है। दिस इज ड्यू टू द लेक्सिटी एट द कैप्सूल एंड डिसओरिएंटेशन एरिया ऑफ द आर्टिकुलर सर्किल। डिसलोकेशन यूजुअली अगर्स when the इज एबडक्ट, यानी जॉइंट आएगा यहाँ पे, जॉइंट इज एबडक्ट। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो हमारा एरिया है वहाँ पे, मैंने पहले ही बता दिया था, जो ग्लिनॉइड कैविटी होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, जिसके कारण वो आसानी से क्या हो जाता है, हमारा ह्यूमरस डिसलोकेट हो जाता है। और डिसलोकेट जनरली कहाँ पे होता है, जब हमारा हाथ क्या होता है, एबडक्ट यानी बॉडी से दूर जा रहा होता है, तब जाके ये डिसलोकेट ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि ऑप्टिमम एटीट्यूड क्या होता है, इन ऑर्डर टू अवॉइड एंकिलोसिस मेनी डिजीज ऑफ द शोल्डर आर ट्रीटेड इन ऑप्टिमम पोजीशन ऑफ द जॉइंट, आर्म एबडक्टेड बाय 45 to 90 डिग्री। मतलब कि बहुत सारे डिजीज होते हैं जो कि शोल्डर जॉइंट के डिजीज होते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग, ऑप्टिमम एटीट्यूड, यानी वहाँ पे इंजेक्शन देते हैं 45 से 90 डिग्री पे, और वहाँ से बहुत सारे डिजीज को क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक कर सकते हैं। तो ये जो हमारी ऊपर शोल्डर जॉइंट के ऊपर जो चोटी होती है उसे बोलते हैं ऑप्टिमम एटीट्यूड। उसके बाद आ गया शोल्डर टिप पेन। शोल्डर टिप पेन क्या होता है, जब हमारे डायफ्राम में, यहाँ पे डायफ्राम में जब कोई भी इरिटेशन होगा तो उसका पेन रिफर होकर कहाँ आएगा, शोल्डर के टिप पे। शोल्डर का टिप होता है सबके बॉडी में, अपने आप शोल्डर पे अगर हम हाथ रखेंगे तो फील कर सकते हैं। तो जो हमारा डायफ्राम का कोई भी इरिटेशन होगा वो कहाँ फील होगा आपको, शोल्डर टिप पेन। किसके कारण होगा, वो रिफर्ड पेन के कारण होगा, जो कि हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर जो होता है वो पैथोलॉजिकली कॉज होता है। इसमें क्या होता है, स्टिफनेस आ जाती है, मसल्स में क्या आ जाती है, स्टिफनेस, यानी बहुत ज़्यादा दृढ़ता आ जाती है, जिससे जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, रुक जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। फ्रोजन का मतलब भी होता है फ्रीज हो जाना। तो इसमें बहुत सारे मूवमेंट जैसे एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन और मीडियल रोटेशन, ये सब क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रोजन शोल्डर। और ज़्यादातर जनरली 60 ईयर के एबव वाले लोगों में, यानी ओल्ड एज के लोगों में दिखता है। तो यहीं तक आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट्स का वैसे भी मैं फ़ोटो तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ, बिल्कुल आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये हो गया शोल्डर जॉइंट। ऐसे ही बिल्कुल आपको एग्जाम में लिखना है, लिगामेंट याद रखना है बिल्कुल गाइज, लिगामेंट बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर रिलेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, इसमें आप शोल्डर जॉइंट में आपको सुपीरियर उधर हो गया, इंफीरियर यहाँ से, फिर ब्लड सप्लाई, फिर नर्व सप्लाई। उसके बाद आपका क्या आ गया, मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट। ये मूवमेंट का फिगर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, बट मैंने बस समझाने के लिए यहाँ पे ले लिया कि कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद फिर इसकी अप्लाइड एनाटॉमी। तो बस यहीं तक, बाकी मैं जितना भी नोट्स का PDF रहेगा सब लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो भी मेरे से गलतियाँ हो रही है उसके लिए कमेंट कीजिए, और जो भी आपको पढ़ना हो, जिस वीडियो पे मुझे लेक्चर देना है उस पर आप भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं और सही डायरेक्शन में चल सकूँ। थैंक यू।